A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, आज हम लोग एक विशेष पर्पस से यहाँ एकत्रित हुए हैं आप सभी के साथ, और इसका विशेष पर्पस सिर्फ यही है कि आज हम लोग वर्ल्ड टीबी डेज सेलिब्रेट करेंगे। और इस डेज का स्पेसिफिक पर्पस ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि टीबी क्या होता है, टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं, टीबी कैसे ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और हेल्थ और हाइजीन को देखते हुए जैसा कि WHO का एक खास स्केल है, पैमाना है कि WHO ये रिकॉग्नाइज करती है कि लोगों में यदि अवेयरनेस को स्प्रेड आउट किया जाए तो लोग इस बीमारी से बच जाएंगे। और इस चीज का सारा चीज और दारोमदार होता है अवेयरनेस पे। यानी कि हम लोग ये सोचते हैं कि टीबी से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है दवा। बिल्कुल नहीं, टीबी से केवल हम लोग दवा से नहीं बच सकते हैं, उसके लिए प्रिवेंशन, उसके बाद में मेडिकेशन, साथ में अच्छा एडवाइस और साथ में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम लोग समाज में फैल रहे इस भयावह बीमारी से बच सकते हैं। ये WHO का खास स्केल है, पैमाना है, और यही सबसे बेस्ट उपाय है। और आपको वर्ल्ड टीबी डेज पर कुछ खास इंफॉर्मेशन देंगी मिस जूही, जो कि लैब असिस्टेंट हैं, और साथ में बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो देंगी जिससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि वास्तव में टीबी ने कितना गहरा रूप ले लिया है हम लोग के समाज में, और इस बीमारी से कितने लोग सफ़र होते हैं प्रतिदिन, और साथ में वर्ल्ड में कितने लोग जो हैं ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र हो चुके हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वर्ल्ड पे क्या रिजल्ट होता है, कंट्री पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, पूरे ग्लोबली इसका क्या इफेक्ट होता है, उन सारा चीज़ों को मतलब मिस जूही बताएंगी। मिस जूही बताइए लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विश्व क्षय रोग दिवस क्यों मनाते हैं, और यहाँ पे विश्व क्षय रोग क्या है और इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, इतिहास क्या है, अभी हमारे जो भारत में कितने लोग जो हैं क्षय रोग से पीड़ित हैं और कितने लोग डेथ हो चुके हैं, ये सब चीज के आंकड़ों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं क्षय रोग क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं क्षय रोग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्षय रोग को शॉर्ट में हम लोग जानते हैं टीबी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। इसका एक और नाम है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से। ठीक है, यानी दूसरा नाम ये है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इंग्लिश में क्या जानते हैं, क्षय रोग को शॉर्ट में टीबी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कब मनाते हैं, 24 मार्च को। यानी हर वर्ष पूरे विश्व में हम लोग क्या करते हैं, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। यहाँ पे इसका मनाने के एक ही उद्देश्य है कि इसके प्रति लोगों में एक जागरूकता बढ़ना और इसके प्रति लोगों को सचेत करना। यदि लोगों में इसके प्रति जागरूकता को फैला दी जाए तो एक चीज हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे बच सकते हैं, यानी सावधान रह सकते हैं। तो 24 मार्च को क्या किया गया था, टीबी के जो भी जीवाणु है उसकी खोज की गई थी और घोषणा की गई थी 24 मार्च को, जिसके कारण से 24 मार्च को पूरे विश्व में क्या किया जाता है, टीबी वर्ल्ड डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि टीबी मनाने का उद्देश्य क्या है। टीबी मनाने का उद्देश्य क्या है, लोगों में जागरूकता को फैलाना। एक चीज और है कि WHO के मुताबिक वर्ल्ड टीबी डे को मनाने का एक ही उद्देश्य है WHO के मुताबिक कि लोगों में एक जागरूकता फैलाई जाए और इसके बारे में बातचीत की जाए कि आखिर ये क्यों होता है और इससे हम लोग सावधान कैसे रह सकते हैं, इसकी जांच क्या है, इसकी लक्षण क्या है। इस चीज की अगर पता लगाया जा सके तो बहुत सारी लोगों की जान बचाई जा सकती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे और भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य ये है। उसके बाद से इसका इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास पढ़ने में लोग सबसे पहले यहाँ पे रॉबर्ट कोच को शामिल करेंगे। ठीक है, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर रॉबर्ट कोच के बारे में।
रॉबर्ट कोच। सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने जो टीबी के बैसिलस है उसकी खोज की थी और सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में उनके जन्मदिन पर क्या किया गया था, वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया गया था। और हर वर्ष पूरे विश्व में इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या किया जाता है, जन्मदिन पर क्या किया जाता है, टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, यानी इनका जन्म क्या है, 24 मार्च 1982 और इन्होंने ही टीबी के बैसिलस की खोज की थी, जिसके कारण से इन्हीं के जन्मदिन पर क्या किया जाता है, मनाया जाता है। यानी टीबी के बैसिलस की खोज किसने की थी, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। किसने खोज की थी, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टीबी क्या है। ठीक है, टीबी क्या है। टीबी को इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं और टीबी एक संक्रामक बीमारी है। कैसा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण क्या होते हैं, जीवाणुओं के कारण पनपते हैं। यानी जीवाणुओं से पनपने वाले बीमारी क्या है, टीबी है। ठीक है, और अगर किसी के शरीर में जीवाणु टीबी के प्रवेशित हो जाते हैं, अगर उसका इलाज ना हो तो वहां पे एक गांठ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गांठ बना लेते हैं। अगर लंबे समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो वहां का जो आपका अंग है वो काम करना बंद कर देता है, यानी प्रॉपर वो वर्क नहीं कर पाता है, फिर आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसा बीमारी है, संक्रमण। ये किस चीज से पनपता है, जीवाणु से। किस चीज से, जीवाणु से। ठीक है, जीवाणु से पनपने वाली बीमारी जो है टीबी है। ठीक है, WHO के मुताबिक, आप समझ लीजिए WHO के मुताबिक, ठीक है, WHO के मुताबिक 2013 में वर्ष 2013 में, ठीक है, वर्ष 2013 में लगभग 90 लाख लोग क्या थे, इस बीमारी से पीड़ित थे। 90 लाख, यानी 2013 में टीबी बीमारी से कितने लोग ग्रसित है, 90 लाख। ठीक है, 90 लाख में 15 लाख की मृत्यु हो गई थी। कितने, 15 लाख की मृत्यु। ठीक है, 15 लाख लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी WHO के मुताबिक क्या हो गई, यहाँ पे देखेंगे 2013 में 90 लाख लोग क्या थे, टीबी से पीड़ित थे, जिसमें से कितने लाख लोग मर गए, 15 लाख लोग मर गए। समझ में आ रहा है। उसके बाद से एक चीज आया, यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत का वर्तमान टीबी की जो भी पेशेंट हैं वो कितने हैं। यानी WHO के मुताबिक अभी भी वर्तमान भारत में 20 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। कितने लाख लोग पीड़ित हैं, 20 लाख लोग पीड़ित हैं। किस चीज से, ट्यूबरकुलोसिस से, यानी टीबी से। टीबी अलग अलग प्रकार के होता है, ग्लैमर टीबी यानी बहुत तरीके का टीबी होता है। किसी के गला में होता है, स्किन में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है। टीबी क्या होता है, अलग अलग रूपों में होता है। आप लोग केवल इसे फेफड़े के रोग के बारे में जानते हैं कि टीबी एक क्या है, फेफड़े का रोग है, लेकिन टीबी जो है आपके स्किन में भी, टीबी का जो जीवाणु है आपके स्किन में भी प्रवेशित हो सकता है, हड्डी में भी, उसके बाद से आपकी जो भी मांसपेशियां है उसमें भी प्रवेशित हो सकता है, फेफड़ों में प्रवेशित हो सकता है, हार्ट को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ गए आप लोग। तो केवल टीबी जो है फेफड़ों का रोग नहीं है, ये एक अलग अलग रूपों में भी होता है। समझ में आ रहा है, यानी ज्यादा करके आपको इससे फेफड़े में मिलता है, यानी लोगों को बलगम हो जाती है ना, यानी बलगम हो जाता है, अंदर खांसी हो जाता है, उसे धीरे धीरे बुखार रहने लगता है। अगर लंबे समय तक बुखार होता है तो उसको दिखाना पड़ता है। एक चीज हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि टीबी क्यों मनाते हैं, उसके बाद से उसका उद्देश्य पढ़ा, उसके बाद से टीबी क्या है, फिर इसका इतिहास पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका लक्षण क्या है ना। यानी टीबी का लक्षण क्या है, यदि किसी व्यक्ति को 2 या 3 सप्ताह से अधिक बुखार रह रहा है, वो भी बुखार दिन में सही हो, रात में अगर बुखार बढ़ता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस की जांच करानी चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस की एक जांच हीमोग्लोबिन के तौर पे भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरा बलगम टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, तीसरा एक्सरे भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, यानी जिसको दिन में कम बुखार और रात में बुखार ज्यादा रहता है और प्लस में वो बुखार लंबे समय तक रहता है, 2 या 3 सप्ताह से ज्यादा रहता है, या आप खांसते हैं तो आपको खांसी लगातार आ रहा है,
या आपको बलगम की समस्या है, यानी आपके जो चेस्ट है उसमें बलगम अधिक बन गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? ट्यूबरक्लोसिस की जांच करानी चाहिए। या आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाना घोटने में समस्या आ रही है, तो देखो जब गला इफेक्ट होता है ना ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणुओं से, तो यहाँ पे गला में एक सूजन आ जाता है, जिसके कारण से आप खाना सही से नहीं खा पाते हैं, यानी खाते हैं तो वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? ट्यूबरक्लोसिस की जांच करानी चाहिए। जांच कराने का उपाय क्या है? 2-3 चीज है, आप लोगों को बता दिए। फर्स्ट, चेस्ट की क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे कराने के बाद भी हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं? बलगम टेस्ट करा सकते हैं, यानी आप जाएंगे पैथोलॉजी यानी लैब जाकर आप क्या कर सकते हैं? आप बलगम चेक करा सकते हैं। बलगम को क्या किया जाता है? बलगम टेस्ट करने के लिए सबसे पहले स्लाइड तैयार किया जाता है, माइक्रोस्कोप में रखकर उस जीवाणु को देखा जाता है कि कितना % आपके शरीर में प्रवेशित हुआ है, कितना है, तब जाकर पता लगाया जा सकता है आसानी से। तीसरा है हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बहुत ही आसानी से कर लिया जाता है पैथोलॉजी में। वो उसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह आता है, बहुत सारा केमिकल आता है जो चेक करने के लिए, फ्लोराइड हो गया या और भी सारा केमिकल है, ये सब चीज को मिलाकर आसानी से उसको क्या कर लिया जाता है? जांच कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो हीमोग्लोबिन के जरिए जब टेस्ट किया जाता है तो उसके सीरम से टेस्ट किया जाता है, ब्लड सीरम, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा यानी प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन जो उपस्थित रहता है, जो फाइब्रोनिजिन होता है, उससे टेस्ट किया जाता है। किस चीज की? इस सारी बीमारियों की जांच की जाती है। जब हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा तो हीमोग्लोबिन, आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन में प्लाज्मा उपस्थित रहता है। प्लाज्मा में 2 भाग होता है, फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, जिसे ब्लड सीरम के नाम से जानते हैं, जिसे ब्लड सीरम के नाम से जानते हैं। अगर ब्लड को निकालकर एडीटीए वायल में रख दिया जाए, कुछ समय रहने के बाद क्या होता है? रक्त का जो ठोस भाग होता है वो नीचे हो जाता है और जो लिक्विड भाग होता है वो ऊपर होता है, जिसे हम फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं, या इसे होल प्लाज्मा भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसी से जांच की जाती है टीबी की, शुगर की, बहुत सारी चीज की, टाइफाइड जैसे हो गया, ये सब चीज की रोग की जांच की जाती है प्लाज्मा के थ्रू, यानी फाइब्रिनोजेन के कारण। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ब्लड में पढ़ लिया है कि ब्लड में 2 भाग होता है, एक लिक्विड भाग, दूसरा ठोस भाग। लिक्विड में आपका प्लाज्मा आता है, ठोस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब चीज आपका ठोस भाग में आता है, और लिक्विड भाग में आपका प्लाज्मा, जिसमें फाइब्रिनोजेन और दूसरा आपका क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के जरिए जब आपकी टीबी जांच की जाएगी तो वो सीरम के जरिए की जाती है। किसके जरिए की जाती है? सीरम के जरिए, यानी जितने भी भयानक बीमारियों की जांच की जाती है तब ब्लड सीरम के जरिए ही की जाती है। समझ में आ रहा है? ब्लड शुगर हो या टाइफाइड हो आपका, या टीबी हो, ये सब चीज प्लाज्मा से ही जांच की जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज जांच करने का तरीका। लक्षण क्या है? लक्षण भी आप लोग जान लिए कि किसी को लंबे समय तक बुखार लग रहा है, या उसको खांसी लगातार हो रहा है, या आप देखेंगे कि दिन में बुखार कम रह रहा है, रात में बुखार बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? या उसको सर्दी हमेशा रह रहा है, या उसको खाने में दिक्कत है, उसे सांस लेने में क्या है? दिक्कत है। सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। फेफड़ा जब इफेक्ट होगा तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पहले ही पढ़ लिए कि जब टीबी के जीवाणु जब फेफड़े को इफेक्ट करेगा तब फेफड़े में गांठ बनेगा छोटा छोटा, अब वही गांठ को अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो फेफड़ा धीरे धीरे काम करना क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसके कारण से आप उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, आपके लिए वो मृत्यु के कारण भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये था लक्षण। और एक चीज और है, इससे बचने का उपाय क्या क्या हो सकता है? बचने का उपाय ये चीज हो सकता है, क्योंकि देखो टीबी एक छूत की बीमारी है, आप अगर उसको छुएंगे मिलेंगे उससे नहीं फैलेगा, लेकिन अगर ये बंदा आपके पास खांसता है जिसको हुआ है तो उसका जो जीवाणु है ना वो वायु में फैल जाता है, और टीबी की जीवाणु वायु में लंबे समय तक ठहर सकता है, वो जल्दी मरता नहीं है। अगर उसको आप क्या करते हैं? सांस लेते हैं वहां की वायु को, तो आपके शरीर में भी क्या हो सकता है? प्रवेशित हो सकता है। यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपके शरीर में आसानी से वो क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इससे बचने का उपाय ये है कि अगर किसी को टीबी है, वो आपके पास खांस रहा है, तो उससे दूरी बनाए।
समझ में आ रहा है? उससे क्या कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। एक चीज और है कि उसको खाने पीने में भी, अगर मान लो किसी की टीबी है, उसको बचाना है, तो उसे ऐसा खाना दें जिसमें उसे प्रोटीन, खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिले, तब जाकर वो क्या कर सकता है, अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाता है। आप लोग गांव में देखे होंगे, लोग कहते हैं कि जिसको टीबी होता है उसको बहुत ज्यादा मटन वगैरह कुछ कुछ खिलाना पड़ता है। क्यों खिलाना पड़ता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन अधिक मिले, खनिज लवण अधिक मिले, जिसके कारण से वो अपने आप को क्या रखे, वेल मेंटेन रखे। समझ में आ रहा है? एक चीज और है कि जिसको टीबी हुआ है उसके साथ आप सोए नहीं, सोएंगे तो भी आप उससे क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसके जीवाणु लंबे समय तक वायु में रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज था बचने का उपाय। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मेरा इतना इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, और इस तरीके से अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसकी जांच कराई जाए, उसको इस बीमारी से बचाई जाए। और एक चीज और है कि यदि आप जानेंगे तभी, मान लीजिए किसी को एडवाइस दे सकते हैं अगर कोई पूछेगा आपसे तब। समझ में आ रहा है? नहीं तो इस प्रकार बहुत सारे लोग ग्रसित होते रहेंगे और क्या उन्हें मृत्यु दंड मिलती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो इससे बचना है तो इसके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा। तो इस जो 6 दिवस मनाने का उद्देश्य है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड यही समझाना चाहता है कि आप बहुत सारे चीजों से परहेज करें, आप बहुत सारे चीजों से बचें। जैसे आप तंबाकू ना खाएं, आप धूम्रपान ना करें। समझ में आ रहा है? जितने लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसमें भी तो उसके जीवाणु होते हैं। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो उसमें भी तो टीबी के बैसिलस पाए जाते हैं। तो अगर उसको खाते हैं तो आप उस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वर्ल्ड आज क्या करता है, टीबी दिवस के रूप में मनाता है। समझ में आ रहा है? पूरे विश्व इसे सेलिब्रेट करता है। ये नहीं कि आपका इंडिया कर रहा है, पूरे विश्व क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस डे को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। और सबको यही उद्देश्य है कि सबको समझाया जाए, इसके बारे में बात किया जाए और इससे बचने का उपाय ढूंढा जाए और लोगों को क्या किया जाए, बचाया जाए। तो आज का मेरा यहीं तक लेक्चर है। सर इसके बारे में और भी कुछ बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सब बच्चों ने सुना, एक महत्वपूर्ण लेक्चर आपको डिलीवर किया गया मिस जूही के द्वारा, और हम लोग का बेसिकली ये उद्देश्य था कि हम लोग कोई भी अवेयरनेस एक ग्रास रूट लेवल से फैला सकते हैं। द ग्रास रूट लेवल इज द बेसिक कंपोनेंट फॉर द अवेयरनेस। यानी कि शिक्षण संस्थान एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा लेवल है जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन काफ़ी हाई लेवल से और कम्युनिकेबल तरीके से उसे हम लोग स्प्रेड आउट कर सकते हैं। इसलिए शिक्षण संस्थान बेस्ट वे है किसी चीज़ को अवेयर करने के लिए, मास पीपल को अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो हम लोग का यही उद्देश्य था कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अवेयरनेस दें, लोगों को इससे बचने का कुछ उपाय सुझाएं। और इसके लिए मिस जूही ने आपको बहुत सारा कंपोनेंट फैक्टर वगैरह बताया है। और आगे के लिए मैं कुछ आपको एक और मैसेज देना चाहूँगा। आज के समय में एडिक्शन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नशा, ये जो है समाज में एक बहुत ही भयानक और विकराल रूप ले रहा है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में नशा का सेवन करना, जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, लीकर इत्यादि पीने का जो है या खाने का जो है काफ़ी मामले देखे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। जब भी गुटखा के दुकान पर जाइएगा तो गुटखा के पैकेट पर या वहाँ पर एक बड़ा सा स्टिकर लगाया जाता है जिसमें गाल का एक सीन दिखाया जाता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल एनाटॉमी है, जिसमें बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर वगैरह होता है तो कैसा होता है। तो प्रमुख रूप से इन सब चीज़ों का अवेयरनेस देना जरूरी है, बताना जरूरी है बच्चों को या समाज के लोगों को, ताकि लोग समझ पाएँ कि वास्तव में बीमारी किस लेवल तक मतलब भयानक रूप ले सकती है और समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। कहा जाता है कि युवा हमारे देश के शक्ति हैं। तो जब हम युवाओं को ही जागरूक नहीं करेंगे तो फिर अपनी शक्ति को कैसे जागरूक करेंगे? केवल पढ़ा देने से युवा हमारे शक्तिशाली नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। उन्हें हर जगह, हर मोड़ पर हम लोग का फर्ज बनता है उन्हें आगाह करें, आने वाले बुरे परिणामों को दर्शाएं, ताकि हमारा देश मजबूत हो सके। यदि हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने देश के युवाओं को मजबूत करना होगा, उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा, उन्हें हर चीज़ के बारे में अवेयर करना होगा, तभी जाके हमारा देश मजबूत होगा। और मैं एक बात
अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, युवक हैं, खास करके आप लोग शिक्षण संस्थान में बैठे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज कभी भी किसी प्रकार का नशा का सेवन न करें। नशा जिंदगी को वो गर्त में ले जाता है जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ये बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग कभी भी अपने लाइफ में नशा से दूरी बनाए रखें। जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप कोई भी कार्य करें तो अपने देश के हित में करें। देखिएगा, लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्यों लिखा रहता है? फिल्मों में भी जहां पे सिगरेट बीड़ी पीने का दिखाया जाता है सीन, तो वो तो भाई रियल लाइफ है, वो तो समाज को दिखाने के लिए एक्ट किया गया है, ना कि वो लोग उस समय पी रहे होते हैं, वो तो एक्ट है। तो वहां पर एक चीज और लिखा रहता है कि यदि ये सारी चीजें गतिविधियां समाज में चलती हैं तो समाज को इससे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन गतिविधियों को रोकना हमारा फर्ज है। और ये तभी पूरा हो सकता है जब गार्जियन, पेरेंट्स या शिक्षक या कोई संस्थान इस चीज को लोगों को बताए, समझाए, और ये ग्रास रूट लेवल से करना होगा। धन्यवाद सभी को कि आप सभी ने यहाँ पे बैठकर हमारी लेक्चर को सुना।